So let's start. Basic. So optics. When I say basics, it starts all with refractive index. Okay, it all starts with refractive index. Okay, now refractive index is something which is represented by small n or it is represented by mu. काफी सारे बुक में स्मॉल n से लिखा जाता है, काफी सारे बुक में म्यू से लिखा जाता है, एंड ये दो सिंबल बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो हम लोग दोनों मिक्स्ड वे में यूज करेंगे काफी जगह पे। तो बहुत सारे विंटेज बुक्स हैं, उसमें से लिए हुए क्वेश्चंस में म्यू लिखा रहता है, ग्रीक अल्फाबेट का है, एंड काफी सारे इंडियन ऑथर्स का बुक्स है जहां पे ये n से भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये समझाने के लिए बचपन में हमको ऐसे एक डायग्राम बना के दे देते थे कि भाई ये सपोज एक सरफेस है तुम्हारा, ठीक है, ये सरफेस है, ऐसा यहाँ पे बनाया, ठीक है नहीं, एक ऐसे लाइन खींच लेते थे और बोलते थे कि ये लाइन सपोज टू बी, इट वाज सपोज टू गो स्ट्रेट, ठीक है, बट ये लाइन स्ट्रेट नहीं जाता है, क्या हो जाता है इंस्टेड? डिविएट हो जाता है along the normal. Getting it? Either it bends towards the normal or it bends away from normal. Away from normal. ठीक है, तो ये कब होता है? फर्स्ट केस जब वो रेयर से डेंसर जाता है तब होता है, और ये कब होता है? तो भाई साहब ये जब डेंसर से रेयर आता है तब होता है, ठीक है। तो क्यों बेंड होता है, कितना बेंड होएगा, उसके पीछे का जो रीजन है उसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसी रीजन का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गाइस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स आर लाइक मग्ड अप, ठीक है, बाय हार्ट किया जाता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 0.99, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003, ठीक है। ये ऐसा सब दुनिया से हम लोग बाहर निकल गए, ठीक है, ये 0.99 ऐसे सब करते नहीं हम लोग, वी लिटरली टेक इट 1, ठीक है, हम लोग उसको चुपचाप 1 ले लेते हैं भाई साहब। Then we remember refractive index of water, which is 1.4/3 या 1.33 कह सकते हैं। Then we remember refractive index of plain glass, which is 3/2. It is 1.5. ये plain glass का है, crown glass, flint glass सब थोड़ा इससे denser होता है, तो वो इसमें काउंट नहीं होता है भाई। Then we also remember refractive index for diamond, that is 2.4. तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स है रे जो ऑलमोस्ट हर बच्चे को ना बाय हार्ट ही होना चाहिए, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट हर बच्चे को बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि है ही ना ऐसा, ये वैल्यू हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो इट इज समथिंग व्हिच शुड बी ऑलवेज रिमेंबर्ड, ठीक है। एंड ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो लिख के दिया आपको मैंने, दिस कम अंडर द कैटेगरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इन्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है गाइस, क्योंकि सिंगल मीडियम का बात हो रहा है यहाँ पे, रिलेटिवली भी बात होता है यहाँ पे काफी बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात। फॉर एग्जांपल दे कैन से फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, सुना है आपने ऐसा कभी? सर 10th स्टैंडर्ड में था, 10th में। Yes sir. क्या अभी सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद n, तो हाउ डू आई राइट दिस? विद रिस्पेक्ट टू वाला ऊपर चला जाएगा और वाटर। यस, परफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर काफी बात किया था, विचार विमर्श किया था, और हम लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला था भैया? हमारा कंक्लूजन ये था कि जिसका भी रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो ग्लास को नीचे लिखा, बराबर, सॉरी वाटर को नीचे लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास था तो ग्लास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली किसी ने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन, AND, तो ये इंडेक्स ऑफ डायमंड नीचे, केरोसिन ऊपर, समझे? ऐसे होता है भाई, ठीक है। और लेकिन इसको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, क्या करना होता है इसको ढूंढना हो तो?
तो भाई इसको अगर ढूंढना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास डिनोमिनेटर अपॉन में एन होगा। जी तो ये ग्लास अपॉन एन। हाँ ये ऐसे क्रॉस में जाता है ना ऐसे। हाँ सर सर, डब्ल्यू वाला ऊपर चला सर जाता है विद और G रिस्पेक्ट वाला वाला नीचे जाता है और जो जिसका ढूंढ रहे हैं वो ऊपर है। हाँ बराबर। तो ये ऐसा लिखा रहेगा तो कैसा ये काया पलट हो जाता है, क्रॉस में चला जाता है। मतलब ये W ऊपर जाएगा और ग्लास नीचे जाएगा, और NW कितना है तो 4/3 है, ये कितना है तो 3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 8/9। 8/9 हो जाएगा। समझा? तो ऐसे ऐसे सब बातें हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, तो ये हो जाएगा ND अपॉन NK करके हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इस तरीके की बातें। बट ये तो अभी आपने खाली सीखा, और ये जो ऐसा दो मीडियम वाला कंपैरिजन वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इट इज ये जैसे कि ये वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना ये वाला, ठीक है, ये वाले पार्ट को भाई साहब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके कहते हैं। ओके एंड गाइस ये सब कोई भी चीज आपको लिखने का जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये पूरा PDF मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है, तुम्हारे गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, या चैनल पे अपलोड करोगे? या चैनल पे जो वीडियो रहेगा ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, उठा लेना उसमें से, ठीक है, डाउनलोड कर लेना उसको। यस सर। ठीक है, सर लिंक डाल देना। तो ये ऐसे सब चीज है भाई, ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये सब चीज समझना है अपने को। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिंगल मीडियम का बात हो रहा है या विद रिस्पेक्ट टू एयर का बात हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का बात हो रहा है तो एब्सोल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर प्रॉपर मीडियम रहेगा तो वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड कौन रेयर कौन डेंसर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर। ओके चलो, तो ये बात भी अपने को समझ में आ गया। लेकिन बचपन में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से समझाते थे हमको। सर ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको क्या लिखते थे हम लोग बेसिकली, इट वाज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ डेंसर। ये दिस इज वन ऑफ द फेमस फार्मूला। और ठीक है, अभी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी रेयर वाला चीज है, रेयर को हम लोग हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो भी डेंसर वाला चीज है उसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये हमारा फिक्स है। तो वी वुड मैंडेटरीली फॉलो दैट पार्ट। तो उसके अनुसार यहाँ पे रेयर मतलब क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी मतलब सी से रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे। यस सर। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना, मैक्सिमम जगह पे C से रिप्रेजेंट होता है, तो C1 अपॉन C2, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है गाइस, ठीक है। एंड क्या बोलता है, उल्टा हो जाता है सर। नहीं, जब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो पार्ट है N2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये आपका N2 अपॉन N1 करके आता है, ठीक है, इसमें क्रॉस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम पे क्रॉस होता है, ठीक सर है। वो नहीं बोल रहा हूँ वेलोसिटी के टाइम पे पैरेलल, क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा था वेवलेंथ के भी टर्म में लिख सकते हैं ना? वो तो इतने के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो जब मैं लास्ट में लिखेगा तो समझ में आ जाएगा तुझे कि कितने के टर्म्स में लिख सकते हैं। फिलहाल तो एक एक करके समझा रहा हूँ, एक एक करके चालू किया, एक साथ पढ़ा दूं क्या सब? नहीं ना सर, एक एक करके। हाँ, वो इसलिए मैं पहले समझ गया और बोला कि एक एक करके करते हैं। तो ये समझ में आया कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला जो है पैरेलल बन रहा है भाई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम पे क्रॉस बन रहा था, वेलोसिटी के टाइम पे पैरेलल बन रहा है, ठीक है। देन एक यहाँ पे बात सामने आती है, वो बात आती है वेवलेंथ की, ठीक है। वेवलेंथ इज समथिंग व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है, इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट and according to this Greek alphabet we call it lambda, ठीक है। and what is this lambda thing, तो ये lambda जो चीज है, यहाँ पे देखो क्या होता है लैम्बडा मतलब ये तो यहाँ पे ना मैंने 1 मीटर का स्पैन बनाया है, ठीक है, दिस इज 1 मीटर का स्पैन, ठीक है। ये 1 मीटर का जो स्पैन है, या चलो थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वेव जो है, लाइट वेव, हमने समझा कि ट्रांसवर्स है भैया, तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है।
इस तरीके से वेव हमेशा ट्रैवल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये कोई और नहीं, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, नोड और एंटी नोड, ए क्रेस्ट बोलते हैं उसको। क्रेस्ट, सॉरी। और ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनता है, और उस वेव का लेंथ, गेटिंग इट, उस वेव के लेंथ को हम लोग वेव लेंथ करके कहते हैं, समझा। तो एक वेव का जो लेंथ है उसको हम लोग वेव लेंथ करके डिस्क्राइब करते हैं। तो जब उसको हम लोग वेव लेंथ बोले तो लेंथ मतलब क्या आता है दिमाग में, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए उसका, मीटर। लेंथ मतलब उसका ऐसा यूनिट मीटर होना चाहिए, एंड है भी, बट द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट दैट कम अक्रॉस इज एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। ये मैक्सिमम जगह पे ना आपको एंगस्ट्रॉम यूनिट में नजर आएगा इस तरीके से, एंड 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज नथिंग बट -10 मीटर। क्या बात है बेटा, तुम लोग को पता है ये, वेरी गुड। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10⁻⁻10 मीटर, ये याद रखना। एंड बहुत सारे बुक्स में नैनोमीटर के टर्म्स में भी आता है ये, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। हाँ बस, तो ये सब चीज अगर तुम याद रखते हो तो भाई तुम्हारा लाइफ जो है ऑटोमेटिकली अच्छे से गुजरना शुरू हो जाता है, बिकॉज जब फॉर्मूला सिंपल होता है तो दे ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ थिंग्स डिफिकल्ट, ओके। तो काफी बार बच्चे सॉल्व करते हैं, लाइक अभी जैसे कि एग्जांपल में वेवलेंथ ऑफ रेड कलर 6000 एंगस्ट्रॉम मीटर करके बोलेगा, ठीक है। सॉल्व करने के टाइम में तो एंगस्ट्रॉम मीटर में करेगा, रॉन्ग आएगा, ऑप्शन में भी मिल जाएगा। इसलिए इंस्टेड क्या करने का, लैम्डा आर मीटर में कन्वर्ट कर, हाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर, तो ये 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। अभी ये -10 और ये 3 0, तो ये भी सिंपलीफाई होता है, तो ये क्या होगा 6 इंटू, ठीक है। तो क्या होता है 10-15 बार सॉल्व करने के बाद में बच्चा बोलता है अरे ये तो सिंपल है, तो सीधा यहाँ से यहाँ पे आ जाते हो लोग, तो चलता है, समझा। ऐसा सब चीज यहाँ पे चलता है भाई, अलाउड है, ये सब चीज हम कर सकते हैं, समझा, तुमको भी समझा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वेवलेंथ का जानकारी है जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब वेवलेंथ भी कैसा, रेयर मीडियम में ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। जैसे कि तुम एयर में चल रहे हो, एयर इज द मीडियम एंड यू आर वॉकिंग, सो व्हेन यू आर वॉकिंग इन एयर, आप लोग टांग बड़े बड़े रख के चलते हो एकदम, बट वही जब तुम पानी में चले जाते हो तो तुम उतना बड़ा बड़ा टांग रख के चल नहीं पाते हो, नहीं सर, तुम्हारा ऑटोमेटिक वेवलेंथ जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। तो सेम लाइट के साथ भी होता है, जितना रेयर मीडियम उतना ज्यादा वेवलेंथ, एंड जितना ज्यादा डेंसर हो जाता है उतना कम वेवलेंथ हो जाता है उसका ऑटोमेटिकली। तो ये चीज सीखने के बाद हमको समझ में आता है कि वेवलेंथ इज नथिंग बट, इनडायरेक्टली देखा जाए तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी समझ में आ जाता है इससे, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला था बचपन से जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और लीनियर ट्रैवल करते हैं तो वी कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को तो हम लोग यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस तो यहाँ पे लैम्डा हो गया, लैम्डा बाय t, तो ये अपॉन टाइम हो गया, एंड 1 अपॉन t इज नथिंग बट म्यू फ्रीक्वेंसी, है क्या नहीं, f से रिप्रेजेंट किया मैंने फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर यस सर, c इज इक्वल्स टू f लैम्डा। भाई ये तुम किधर भी अनऑफिशियली कैसे भी यूज कर सकते हो भाई, ये बिंदास यूज करने वाला फॉर्मूला है, समझा। c इज इक्वल्स टू f लैम्डा, तो जहां पे f तुम्हारा कोई और नहीं, f इज नथिंग बट तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c बाय लैम्डा। तो जब कभी भी मीडियम बदलता है ना, व्हेनेवर मीडियम चेंजेस, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस गाइस, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी of source, getting it, it is independent of medium, it सर बाकी सब मीडियम के प्रॉपर्टीज हैं, yes, it does not depend upon medium। बोलने का मतलब क्या है, जब सन से लाइट निकलता है, एयर में गया, एयर से वाटर में गया, वाटर से ग्लास में गया, तो हर एक मीडियम में वेलोसिटी अलग रहेगा, हर एक मीडियम में वेवलेंथ भी अलग रहेगा, बट क्या सेम रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा।
इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब बदल जाता है मीडियम, बदल जाता है उसका वेलोसिटी, बदल जाता है उसका वेवलेंथ, बट क्या नहीं बदलता? तो नहीं बदलता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो ये लोग एमसीक्यू में पूछेंगे, तुमको पकड़ लेना है भाई साहब ये डायलॉग और याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बहुत हाईलाइटेड फॉर्मूला है। तो अगर मैं सपोज लाइट मेरा एक मीडियम 1 से ट्रैवल करके मीडियम 2 में चला गया, सपोज इट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 and it went to medium 2, so I can say C1 upon C2 would be F1 lambda 1 upon F2 lambda 2, जहाँ पे F1 F2 को हम बिंदास कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम रहने वाला है। जब तक सोर्स नहीं चेंज होएगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो ये एक बात है जो हमको समझ में आया। देन एक और बात जो शायद से काफी लोग को नहीं पता होगा, that is wave number. Inverse of lambda. Inverse of lambda. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेव नंबर इज एक्चुअली अ काउंट जिससे हमको समझता है कि 1 मीटर में कितने वेव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्पैन ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज मैंने एक स्पैन ड्रॉ किया एंड लेट्स से दिस स्पैन इज ऑफ लाइक 1 मीटर, 1 मीटर का स्पैन है। अब ये 1 मीटर के स्पैन में कितने वेव ट्रैवल किए रे? कितने वेव है? Two. ये 1 ये 2, ठीक है, तो टोटल 2 वेव ट्रैवल किए, तो नंबर ऑफ वेव्स 2। 1 2 3 4 बराबर 4 वेव ट्रैवल किए। तो ऐसे 1 मीटर में कितना ट्रैवल करेगा, समझ रहे हैं? सो इट इज वेव नंबर इज नथिंग बट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ waves traveling per meter और per unit meter। 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, ये अपने को वेव नंबर से समझ में आ जाएगा। समझा? तो इसका फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमको सिखाया जब गया था तो बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से सिखाया गया था। 1 by lambda। इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, ठीक है, 1 अपॉन लैम्बडा, because it is like span by wavelength ना, span is 1 मीटर तो 1 अपॉन लैम्बडा आ जाता है। तो इसका SI यूनिट क्या निकलता है बेटा? इसका SI यूनिट निकल के आता है मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स बोलो या पर मीटर बोलो, that becomes the unit of it, ठीक है। सर उसके हाँ बोल। सर अभी आप बोले थी लैम्बडा इनवर्स स्पैन अपॉन लैम्बडा और स्पैन 1 मीटर है, पर वो 1 मीटर है ना, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल होना चाहिए ना। स्पैन इज जस्ट अ नंबर, कितना नंबर लिया आपने, समझ रहे, कितना आपने नंबर लिया। तो 1 इज द यूनिट रेफरेंस, इसलिए बोला ना मैंने यहाँ पे यूनिट मीटर, वो यूनिट मीटर मतलब वो 1 लिया गया है, यूनिट स्टैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, राइट? यस सर। हाँ जी, तो ये एक पार्ट अपने को समझ में आ चुका है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी था ना गाइस आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह याद है? ठीक है, ऐसा ग्लास लैब वगैरह ले लेते थे अपन, फिर उसके बाद में रे ऑप्टिक्स सिखा। वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बराबर, या फिर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो भी हो। पहली बात तो भाई ये तो पहली बात, इट्स अ वेरी स्पेशल केस, इट इज वैलिड फॉर डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो एक ऐसा एंगल आता है व्हेन द लाइट रे is grazing through the surface, that angle is theta c, critical angle, समझा? तो ये जो critical angle है, इसके ऊपर अगर angle of incidence रहेगा तो क्या होता था? total internal reflection। yes, तो refractive index जो था अपना basically n, it was always nothing but 1 upon sin of theta c। थीटा सी लिखते हैं, कोई जगह पे IC लिखते हैं, इट्स जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स, ओके। तो ये था तुम्हारा क्रिटिकल एंगल वाली बात। देन और क्या था? देन बस, ठीक है। अभी ये जो यस अभी ये काम करते हैं, वो रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ वाली बातें याद है आपको?
यस सर, यस h सर। 10th स्टैंडर्ड में। h by mu और h mu। सपोज अभी क्या कॉन्सेप्ट क्या था भाई, उस पे कॉन्सेप्ट ये था कि सपोज ऐसे एक वेसल ले लिया हमने, ठीक है, और वो वेसल में सपोज पानी, मतलब एक ऐसा कॉइन रखा हुआ है, लेट्स से कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड वो कॉइन जो है कुछ तो एक डेप्थ है, दैट डेप्थ इज h पे रखा हुआ है। तो हम जब देखते थे यहां से, ओके, तो हमको h into mu हो जाएगा सर। तो हमको तो हमेशा दिखता था वो, ठीक है, हमको हमेशा वो दिख जाता था आंखों पे, थोड़ा डायरेक्ट लाइट ऊपर गिरता दिखता था, था सर। है क्या नहीं? लेकिन अगर मैं उसके जगह पे पानी भर दूं भाई साहब, ठीक है, अच्छा। सपोज मैंने पूरा पानी से भर दिया, ठीक है, इधर पानी, ठीक है, ऐसे पानी 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 भर दिया पूरा, तो पानी भरने के बाद सीन चेंज हो जाता था भाई यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है, थोड़ा ऊपर ये सर दिखेगा। ऊपर दिख जाता था, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। पानी भरने के बाद उसका सीन अलग है। क्या सीन अलग है भाई पानी भरने के बाद? पानी भरने के बाद होता क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर कॉइन यहाँ पे था और जो लाइट यहाँ से निकला वो अभी ऐसे जाएगा नहीं, इट वुड नो मोर बी गोइंग लाइक दिस, इंस्टेड यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा एंड ये लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा इस तरीके से, समझ रहे हो? इट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो मेरे आंखों को क्या लगता है कि भाई लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, और लाइट अगर हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, इफ इट इज सो ट्रू, तो ये रे भी स्ट्रेट ट्रैवल करके आया रहेगा, है क्या नहीं? यस सर। तो अगर ये रे स्ट्रेट ट्रैवल, रे कलर कौन सा लूं? तो अगर ये रे स्ट्रेट ट्रैवल करके आया, ठीक है, तो ये स्ट्रेट ट्रैवल करके आया तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा मुझे, गेटिंग माय पॉइंट? इफ इट हैज ट्रैवल स्ट्रेट, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और इस तरीके से नजर आएगा तो कॉइन मुझे कहाँ पे आभास होगा? यहाँ पे आभास होगी, कॉइन यहाँ पे बन गया, समझा? तो मुझे कॉइन जो है वो कुछ ऐसे h डैश पे नजर आएगा। तो ये h को हम लोग कहते थे रियल डेप्थ एंड उसको हम कहते थे अपैरेंट डेप्थ। तो दिस वाज नथिंग बट इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन apparent depth। अपैरेंट डेप्थ, समझा? तो ये ऐसा सब इसका कहानी था जो हम लोग ने सुना था, ठीक है। अब ये चीज, ये पूरा चीज, हाँ, ये पूरा जो भी तुमको अभी मैंने ये पढ़ाया लेक्चर स्टार्ट करने के बाद, इसको एक सिंपल डायलॉग बॉक्स में ना स्क्रिप्ट करते हैं। हाँ, लेट अस स्क्रिप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू अ डायलॉग बॉक्स। लेट्स सी, रे ऑप्टिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या वेव में? थोड़ा बहुत लगता है, लाइट ही है ना, तो आ ही जाता है। तो दिस इज n2 upon n1, this can also be written as c1 upon c2, okay, Also lambda 1 upon lambda 2. this can also be written as lambda 1 upon lambda 2, this can also be written as lambda 2 bar upon lambda 1 Upon bar, सर lambda 1 by 2n1 भी लिख सकते ठीक हैं है। ना? हाँ, वो उसका रिवर्सिबिलिटी का लॉ के हिसाब से भी लिख सकते हैं। then it is also equals to sin I upon sin I upon sin R, sin। Sin R. it's also equals to 1 upon sin theta c, it's also equals to real depth upon apparent depth। क्लियर है ये पार्ट? Yes sir. यस सर। तो ये पार्ट आप लोग लिख लो भाई साहब, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तुम एक नोट कर लो, क्योंकि ये पूरा है ना, सब कुछ है जो भी हमने पूरा लेक्चर में डिस्कस किया, ये उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है।